गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ये रिश्ते अगर सच्चे और पुरखलूस हों तो ज़िंदगी संवर जाती है, और अगर ये रिश्ते मुखलिस ना हो तो ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। क्योंकि जो लोग आपके साथ मुखलिस नहीं होते वो हमेशा आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे ही, मसाइल पैदा करेंगे, हसद की जलन में उनको आपका रास्ता रोकने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इसलिए रिश्ते बनाते वक्त जनाब हमेशा ध्यान से काम लें। दोस्तियां जरूर करें लेकिन सोच समझ कर करें। और इसी मौके पर हजरत अली करमुल वजह का एक कॉल है कि जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वरना आपकी तन्हाई आपकी बेहतरीन दोस्त है। और हकीकत भी यही है कि बाज़ रिश्ते बनाने के बाद हमें अफसोस होता है कि जनाब ये रिश्ते ना ही बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता, जबकि कुछ रिश्ते ज़िंदगी भर काबिल रश्क रहते हैं और फ़ख्र महसूस होता रहता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो रिश्ते बनाते वक्त इंतहाई सोच विचार से काम लें, क्योंकि यही रिश्ते आपकी सुकून का बायस भी बन सकते हैं और आपकी बेसुकूनी का बायस भी बन सकते हैं। तो आज आपने ये अहद करना है कि अगर आपने किसी से रिश्ता जोड़ना है, दोस्ती बनानी है, तो वो आपका सुकून का बायस बने या फिर बेसुकूनी का बायस बने। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम आपको पता है कि चेंज हो रहा है और जब आम हालात में भी मौसम करवट लेता है तो बहुत से लोग जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जीज का शिकार हो जाते हैं, जिनमें नाक में सूजन, नाक और आंखों से पानी बहना, छींक के आना, नाक बंद हो जाना और नाक में खुजली जैसे मसाइल भी शामिल हैं। और अब जब आवाम को कोरोना वायरस और स्मॉग जैसे मसलों का सामना है तो ये तो एलर्जीज फैलने के खदशात कई गुना जो है वो बढ़ जाते हैं। और अगर इन एलर्जीज का बर वक्त और दुरुस्त इलाज ना हो तो एलर्जीज जो है वो दमे में भी बदल सकती है। और माहिरीन सेहत के मुताबिक नाक की एलर्जी के मसाइल सिर्फ नाक और आंखों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि मुतासरा फर्द के सीखने, सोचने और समझने की सलाहियत को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। और तहकीक के मुताबिक दमे का शिकार मरीज कोरोना वायरस का आसान हदफ हो सकता है। इन एलर्जीज से बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है और दमे का शिकार अफराद को कोरोना वबा और ख़ास तौर पर स्मॉग के दौरान किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर फ़रुख रफ़ीक शेख हैं, माहिर अमराज़ एलर्जी और दमा। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जैसे ही मौसम चेंज होता है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हमें अपनी लपेट में ले लेती हैं, इसी तरह एलर्जीज़ भी उनका भी सामना करना पड़ता है। तो ये कौन कौन सी एलर्जीज़ होती हैं और कितनी इकसाम की जो एलर्जीज़ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है? एलर्जीज़ बहुत किस्म की हो सकती हैं। ये हमारी आँखों को भी मुतासर कर सकती हैं, हमारे नाक और साइनसेस को मुतासर कर सकती हैं, हमारी ब्रीदिंग को मुतासर कर सकती हैं, सांस में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को फूड एलर्जीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे कोई खाने की चीज़ से उनको एलर्जी और उनको सांस में मुश्किल होती है, स्किन में रैश। तो एलर्जीज एक लिहाज से स्किन की एलर्जीज बहुत सारी चीज़ों को इंसान के पूरे जिस्म को मुतासर कर सकती है। मतलब ये इसको एलर्जी को भी एक बीमारी ही कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, एलर्जी एक बीमारी है और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि उसके जो असरात हैं वो सिर्फ उस जिस्म के उस हिस्से तक महदूद नहीं रहते जो एलर्जी का शिकार है, बल्कि उससे पूरा निज़ाम जो है मुतासर हो सकता है। तो इसकी क्या मतलब मुख्तलिफ एलर्जीज़ की क्या मुख्तलिफ अलामात होंगी जिसकी वजह से हम लोग उसकी तशख़ीस कर सकते हैं कि हमें ये वाली एलर्जी हो सकती है? तो उसमें यह है कि अगर पॉलन एलर्जी है, ठीक है, तो पॉलन एलर्जी मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज कर सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को सिर्फ उनकी जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ आंखों तक महदूद रहते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से ख़ारिश होती है, आंखों में से पानी बहता है और आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है। कुछ लोगों में इसके अलावा नाक में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम सारा वक्त अपने नाक से सांस लेते हैं। अगर नाक में प्रॉब्लम हो और सांस सही ना आए तो इससे इंसान का पूरा निज़ाम जो है मुतासर होता है और हिल के रह जाता है। तो इसके अलावा जाहिर है कि ब्रीदिंग एस्थमा की शक्ल में एलर्जीज जो हैं वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, दिखा सकती हैं और उसकी वजह से सांस में सीटी बजना, खांसी आना और बहुत सी दूसरी चीज़ें। इंसान अपने काम पे नहीं पहुंच सकता, अगर पहुंचे तो काम कर नहीं सकता सही तरीके से।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलर्जी का हिस्सा हैं। तो मतलब एस्थमा भी एलर्जी का हिस्सा है? मतलब अगर एलर्जी का सही तरीके से बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो एस्थमा में चेंज हो सकता है, या एस्थमा एक अलग जो है वो है? ये दोनों ही बातें ठीक हैं। ठीक है। एलर्जीज बहुत सारे लोग जिनको एस्थमा है वो उसकी वजह यह है कि उनको अंडरलाइंग एलर्जीज होती हैं। ठीक। और इसके अलावा अगर एलर्जीज जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं जिनसे इंसान को एलर्जी है, अगर उनके लिए बर वक्त सही तरीके से अवॉइडेंस जो है जिसको हम कहते हैं कि उनसे बचाव कैसे किया जाए, वो ना किया जाए तो अगर किसी शख्स को एस्थमा है तो वो कंट्रोल उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो होती क्यों है, ये हमें बता दें। क्या ये जेनेटिक्स में होती है या माहौल की वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? ये दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं आपके। अगर ये देखा जाए कि पेरेंट्स में एस्थमा है तो एक पेरेंट में या दोनों पेरेंट्स में एस्थमा है तो बच्चों में एस्थमा होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर एक या दोनों पेरेंट्स में एस्थमा है तो बच्चों को एस्थमा होकर रहेगा? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। इसके लेकिन उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर पेरेंट्स में एस्थमा नहीं है तो इसके बावजूद बच्चों में एस्थमा हो सकता है। इसके अलावा जो आपने पूछा है कि उसकी वजह क्या होती है, क्या जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, तो अगर हम एक्सपोज होंगे ऐसी चीज़ों से जिससे हमें एलर्जी हो सकती है, जैसे पॉलन है, कैट घर में अगर बिल्ली है, तो इन चीज़ों से अगर हमें एक्सपोजर होगा, डस्ट माइट्स वगैरह हैं, मोल्ड है, तो इन चीज़ों से जैसे जैसे एक्सपोजर होगा, अगर कोई शख्स उसमें एस्थमा होने के चांसेस हैं जेनेटिकली, तो फिर ये मुमकिन है। और सिगरेट स्मोकिंग भी एक चीज़ है उसके अलावा। तो बच्चों के अराउंड अगर कोई शख्स सिगरेट पी रहा है और उनको तंबाकू की जो धुआं है उससे एक्सपोजर मिल रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें मिल के एक रिस्क फैक्टर क्रिएट करती हैं जिससे बच्चों में एस्थमा जो है डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सी एज लिमिट से आप कह लें कि ये जाहिर होना शुरू होता है एस्थमा है, और इसकी अलामात क्या होती हैं? तो जो अलामात हैं, सांस में दुश्वारी, ठीक है, सांस में सीटी बजना, इसके अलावा खांसी, ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा एस्थमा के साथ होती हैं। और लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों में वैसे भी खांसी भी हो जाती है, ख़ास तौर पे फ्लू के सीज़न में, और सांस में दुश्वारी भी हो जाती है, और इसके अलावा उनमें सांस में सीटी भी इवन बच जाती है अगर वायरल इलनेस कोई चल रही हो। शुरू के 2-3-4 साल में बासकात ये मुश्किल होता है कहना है कि बच्चे को सीजनल फ्लू की वजह से सिम्टम्स हैं या एस्थमा डेवलप हो रहा है, लेकिन 5-6 साल की उम्र तक जाके ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर कट हो जाती हैं। सिम्टम शुरू तो जल्दी हो जाते हैं, अच्छा, लेकिन 5-6 साल की उम्र में जाके क्लियर कट हो जाती है। तो जब अगर ये पता ही नहीं चल रहा तो फिर वो क्या ज़्यादा कंडीशन ख़राब तो नहीं हो जाती अगर 5-6 साल तक जाके डायग्नोज हो रहा है, लेकिन सिम्टम्स तो इसके पहले ही आ रहे हैं? अगर बच्चों को रिपीटेड खांसी, नाक बंद रहना, ठीक है, और सांस में दुश्वारी है, अगर इस तरह की चीज़ है तो डेफिनेटली फिर बच्चों के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये क्या बचपन से ही शुरू हो जाता है जैसे आपने बताया 5-6, या किसी भी उम्र में जाके एस्थमा हो सकता है? ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया है कि बचपन में शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। अच्छा। किसी भी एज में एस्थमा जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है। मिडिल एज में हो सकता है, इवन उसके बाद भी हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है फिर, कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या मेडिकेशन है इसके खिलाफ? सबसे ज़रूरी चीज़ तो जैसे आपने कहा कि उसकी तशख़ीस और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम एस्थमा में डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसकी एक माहिर अमराज़ दमा जो हैं वो एक प्रॉपर उसकी हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं और उसके सारे एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, और अगर ब्रीदिंग टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो तो वो करते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस होने के बाद उसमें उससे जिन चीज़ों से मरीज़ को एलर्जी है उनसे बचाओ और दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल, इनसे इंसान एक तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजार सकता है। अच्छा, और जैसे आगे स्मॉग का सीज़न भी आ रहा है और अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इसमें जो है ज़्यादातर जिनको सांस की बीमारी होती है या एस्थमेटिक होते हैं जो लोग, वो ज़्यादा उनकी तबीयत नासाज होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है उनके लिए? सीज़न चेंज से बहुत सी चीज़ें अमल पजीर होती हैं। एक तो ये है कि एक पॉलन का सीज़न अगर ख़त्म हुआ है और सीज़न चेंज हुआ है तो दूसरे पॉलन का सीज़न शुरू हुआ है। अगर किसी शख्स को उस पॉलन से एलर्जी है तो ये होगा कि उनका एज़मा जो है वो ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो जाएगा अगर वह एहतियात ना करें। अच्छा। इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस जो हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसी को पॉलन एलर्जी वगैरह नहीं है, लेकिन रैपिड टेम्परेचर चेंजेस जो हैं, आज ये मौसम है कल वो मौसम है,
तो जो एज़मा वाले मरीज़ होते हैं वो रैपिड टेम्परेचर चेंजेस से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते अगर एज़मा पहले से वेल कंट्रोल नहीं है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि एज़मा की जो दवाइयाँ हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है बचाव के लिए, एक है रेस्क्यू या इमरजेंसी इनहेलर्स या ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर डॉक्टर आपको कहें कि आपकी जो बचाव की दवाइयाँ हैं आप उनको इस्तेमाल करते रहें, इवन अगर आपका एज़मा अच्छी तरह से कंट्रोल भी है, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादातर एज़मा की दवाइयाँ सेफ हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। ठीक है। बहुत कम ऐसी दवाइयाँ हैं जो अनसेफ हैं, जिसमें कि स्टीरॉयड टैबलेट्स वगैरह हैं, अगर गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जाए। अगर उनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, सिर्फ उन लोगों को जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर एज़मा है, तो वो एक अप्रोप्रिएट इस्तेमाल है। वरना जो इनहेलर्स हैं, ज़्यादातर इनहेलर्स हैं बचाव के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ अपने इनहेलर इस्तेमाल करते रहें ताकि मौसम चेंज हो जब हो तो वो अच्छी तरीके से उससे कोप कर सके। लेकिन जैसे आपने भी इनहेलर की बात की, ये वक्ती तौर पर एक क्यूर है अस्थमा से बचने के लिए, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल है जिससे हम मुस्तकिली तौर पर इससे बच सके अस्थमा से? तो पहली बात यह है कि हम सब ये चाहते हैं कि कोई भी डिजीज़ हो उससे क्योर मिल जाए हमें, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत से लोग हैं जो अपना एज़मा आउटग्रो कर जाते हैं, वो हमारा उसमें कोई कमाल नहीं होता। कुछ लोग हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है कि वो अपने एज़मा आउटग्रो कर जाते हैं, जिनकी एलर्जी ज़्यादा सीवियर ना हो, जिनको एक्जिमा ना हो, जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ना हो एज़मा की। ऐसे लोगों में एज़मा आउटग्रो या क्योर होने का चांस ज़्यादा होता है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इम्यूनोथेरेपी या जिसको आम अल्फाज में वैक्सीन कहा जाता है, ये कुछ एज़मा के मरीज़ों में क्योर के तौर पे काम कर सकती है। अच्छा। जहाँ तक आपने इनहेलर्स के बारे में बताया कि वक्ती इलाज है, ये वक्ती इलाज बिल्कुल है, लेकिन मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इनहेलर्स का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जारी रखें। अगर एज़मा के सिम्टम्स नहीं भी हो रहे तब भी खुद से अपने प्रिवेंटिव इनहेलर्स जो हैं, जो बचाव के लिए इनहेलर्स हैं, उनका इस्तेमाल खुद से बंद ना करें। अगर डॉक्टर ये महसूस करें कि अब इनकी ट्रीटमेंट को कम किया जा सकता है क्योंकि एज़मा इतने अरसे से वेल कंट्रोल्ड है या अच्छे कंट्रोल में है, तो ये मुमकिन है कि उसको स्लोली कम किया जाए या इवन कुछ लोगों में ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पेशेंट एज़मा का है तो वो क्या पूरी ज़िंदगी मेडिसिन या इनहेलर यूज़ करेगा एज़मा से बचने के लिए, या कुछ अरसे के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है और बाद में वो उसको शिकस्त देकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? कुछ लोगों में एक एज़मा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ लोगों में इंटरमिटेंट एज़मा होता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता, और उनका ब्रीदिंग फंक्शन जो है वो नॉर्मल होता है, लंग का जो फंक्शन है नॉर्मल होता है। कुछ लोगों में मॉडरेट और कुछ लोगों में सीवियर एज़मा होता है। जिन लोगों में मॉडरेट और सीवियर एज़मा होता है उनके लिए तो बेहतर यही है कि वो अपने इनहेलर्स, वो मेडिकेशन और इनहेलर्स यूज करें। जाहिर है ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों में इंटरमिटेंट एज़मा है वो उस हिसाब से अपने इनहेलर्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर फ़ारूक शेख हमारे साथ मौजूद थे और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और हम बात कर रहे थे अस्थमा के हवाले से और बाकी भी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये जो चेंज हो रहा होता है वेदर, उस हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से हमें आपने जो है इन्फॉर्मेशन हमारे साथ की है। और जनाब जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आपने भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, जैसे ही चेंज हो रहा होता है वेदर, अपनी मेडिकेशन और अपने इनहेलर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी कंडीशन जो है वो वर्स ना हो जाए। तो एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे वैसे आर्ट में जिद्दत आती जा रही है और नया जो आर्ट है उसकी इकसाम से रोशनास हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर नई नस्ल आर्ट में इन चीज़ों का इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है इस्तेमाल कर रही है जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो वो रिवायती अंदाज में
काम के साथ साथ अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शाहकार बना रही हैं कि देखने वालों की हैरत गुम हो जाए। और वो उसके साथ साथ लाइट पोल्यूशन के हवाले से भी आवाज़ उठा रही है। विजुअल आर्ट है क्या और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्काइप में मौजूद हैं आयशा मुबारक अली है, जो एक फाइन आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ डिजिटल मीडियम में भी काम कर रही हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, सबसे पहले तो हमें बताइए, आप विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, देन आप फाइन आर्टिस्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, एक साथ इतने काम कैसे कर लेती हैं आप? जी, सबसे पहले तो ये डिफरेंट काम नहीं है, ये एक ही काम है, क्योंकि क्रिएटिव काम जो भी होता है ना, उसका थॉट प्रोसेस होता है पीछे, और वो कोई ना कोई मीडियम मांगता है जिसमें आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो फैशन डिजाइन हो गया, चाहे वो विजुअल आर्ट हो गया, चाहे वो डिजिटल आर्ट हो गया, ये सारे जो हैं उसके आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ उसमें काफी दफा होता है कि चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी अंदाज में देखना पड़ता है, और काफ़ी दफ़ा होता है क्योंकि मेरा थीम ज़्यादातर फैशन होता है, मैं मीडिया कल्चर और बॉडी इमेज के ऊपर क्योंकि बात करती हूँ, तो फैशन एक नेचुरल सी बात है कि मैं उसके ऊपर एज अ मीडियम उसको एक्सप्रेस करती हूँ। तो इसी वजह से 2-3 मीडियम्स मेरे काम में आपको नजर आते हैं। मतलब जितने भी मीडियम्स आप पे आप काम कर रही हैं वो एक ही कैटेगरी के, वो मुख्तलिफ नहीं है, तो इसलिए आपको आसानी हो जाती है उन पर काम करते हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे आप फ्यूजन आर्ट क्या होता है, हमें इसके हवाले से बताइएगा, इसमें कौन कौन से आर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब अगर जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली फ्यूजन आर्ट किसको कहते हैं। फ्यूजन आर्ट देखें, अभी एक वो टर्म है जो अभी इतनी आम हुई नहीं है, बिकॉज जो हमारे यहाँ जो आर्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है दैट इज मोर टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल आर्ट्स, राइट। तो जो फ्यूजन आर्ट है वो एक तरह से एडवांस्ड फॉर्म है आर्ट की, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और इसको आप दूसरे लफ्जों में इसको न्यू मीडिया आर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मोर देन वन टेक्नोलॉजी को विजुअल मीडियम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट फ्यूजन आर्ट इज फ्यूजन ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन, मोर देन वन टेक्नोलॉजीज, मोर देन वन स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये इसका अच्छा, तो आयशा कब से आपको ख्याल आया कि आपने जो है ये विजुअल आर्टिस्ट बनना है, और कब से ये इसके हवाले से आप काम कर रही हैं? देखें, विजुअल आर्ट तो खैर मैं जब से ग्रेजुएट हुई हूँ, मेरी डिग्री भी फाइन आर्ट्स में थी, ट्रेडिशनल आर्ट्स की है मैंने IVS से, और उससे पहले मैं एक प्री मेडिकल स्टूडेंट थी। तो हमेशा से एक अंदर वो एक शौक था कि मुझे डायग्राम्स और वो मेडिकल की वो डायग्राम्स होती हैं वो बनाने का शौक था। सो आई ऑलवेज न्यू कि दिस विल बी माई जर्नी। तो जब मैंने सीख लिया ट्रेडिशनल आर्ट, तो मुझे लगा कि अब आर्ट को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, तो इसको डिजिटली भी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली तो चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। तो इसी वजह से बस आई जस्ट केप्ट ऑन इट। तो फिर कैसे, मतलब घर वालों को कैसे फिर आपने जो है वो कन्विंस किया, मतलब मेडिकल के स्टूडेंट होते हुए फिर आपने कहा कि मैंने अपनी डिग्री स्विच करनी है? आसान था? आसान इस सेंस में था क्योंकि पेरेंट्स की मुझे पूरी सपोर्ट थी, और जब मैं यूनिवर्सिटीज़ का फैसला कर रही थी, अभी मैं प्री मेडिकल में थी, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि आई जस्ट वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड फील्ड ऑफ थिंकिंग, एंड मुझे फिलोसफी और इन चीज़ों को पढ़ने का शौक था, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक ब्रिंगिंग माई आइडियाज फ्रॉम। तो इस वजह से मैंने, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो इट वाज इजी। और आपने ये जो जर्नी अपनी स्टार्ट कर ली। और आयशा, कहा जाता है पेंटिंग्स के हवाले से अमूमन के जो पेंटिंग्स में जो दिखाया जाता है वो आर्टिस्ट के एहसासात और जज्बात की अक्कासी करते हैं, झलक होती है उसमें नज़र आती है। तो क्या डिजिटल जो आर्ट है उस हवाले से भी कुछ ऐसा ही है? देखें, डिजिटल आर्ट जो है वो क्योंकि एक न्यू मीडियम है, उसमें लोगों ने अभी तक उतना एक्सप्रेस किया नहीं है जितना हमें पेंटिंग्स में नजर आता है, स्कल्पचर्स में नजर आता है, बिकॉज वो हम देखते आ रहे हैं ना, सदियों से पेंटिंग्स प्रैक्टिस हो रही हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डिजिटल आर्ट भी इट्स द सेम थिंग, बल्कि उसमें जो आपके पास टूल्स हैं डिजिटल आर्ट करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्ट करने में, तो उसमें आपके पास ज्यादा है। वो अलग बात है कि एक्सप्लोर नहीं किए गए, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद इसमें एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बट उसकी जो एवेन्यूज हैं दे आर इमेंस। तो कहाँ से सीखा आपने आयशा? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग ली या खुद से ही आपने इसको स्टार्ट कर दिया था? यू मीन द डिजिटल वाला पार्ट या फिर आर्ट्स इन जनरल? डिजिटल वाला।
ओके सो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो डिग्री थी वो न्यू मीडिया आर्ट और पेंटिंग्स में थी एंड आई हैड सम अमेजिंग टीचर्स एट IVS लाइक मिस अदीला एंड मिस अस्मा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग दी, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना आर्ट से रिलेटेड वो दी. एंड देन आफ्टर दैट आई हैड टू टेक ऑन इट एज माई ओन इनिशिएटिव कि मैं इसमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करूं, बिकॉज डिजिटल एंड वो जो टेक्नोलॉजी वाला एक था ना कि हमेशा से अप टू डेट रहना, चीज़ों को उस लेवल पे समझना जो इंटरनेशनल आर्ट कम्युनिटी कर रही है. सो कीपिंग दैट इन माइंड मैं बस डिजिटल आर्ट और इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च करती थी, रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर सीखे, देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स अवेलेबल, तो उन सबको अवेल किया एंड इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस. तो आई थिंक जहाँ तक मैं पहुंची हूँ इट्स बिकॉज ऑफ दैट. तो अगर बहुत से लोग जैसे आपको आयशा देख भी रहे होंगे और आपसे इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे, तो अगर उन्होंने जो रिवायती आर्ट है उससे निकलकर डिजिटल आर्ट की तरफ आना है तो उनको क्या मशवरा देंगे, वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से, किस तरह इस साइड पर आ सकते हैं? बिल्कुल ये उनको इनिशिएटिव बिल्कुल लेना चाहिए और सोचना भी चाहिए, लेकिन वही बात है कि ट्रेडिशनल आर्ट्स की अपनी खूबसूरती है. वो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ट्रेडिशनल आर्ट्स को किस तरीके से हम न्यू मीडिया का एलिमेंट डाल सकते हैं. जैसे स्कल्पचर को आप किसी उसकी वीडियो के साथ मिक्स कर सकते हैं. आपका जो AI जनरेटेड कोड्स होते हैं उसके अंदर आप पेंटिंग डाल सकते हैं, पेंटिंग जनरेट हो सकती है विद कोड्स. देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. तो आराम से कोई भी डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकता है, बट उसको ये देखने की जरूरत है कि उसका इंटरेस्ट क्या है. क्या उसको रोबोटिक्स की तरफ इंटरेस्ट है, डेटा कलेक्शन की तरफ इंटरेस्ट है, या फिर विजुअल फैब्रिकेशन में इंटरेस्ट है. तो इसके भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं. अभी तो हम ओवर आर्चिंग एक आइडिया में बात करें. और आयशा, आपका एक जो प्रोजेक्ट है डार्क स्काईज गेज बैक, इस हवाले से हमें बताइएगा ये क्या है प्रोजेक्ट, किस हवाले से काम कर रही हैं इस पर आप? अच्छा, ये वैसे तो ये प्रोजेक्ट एक एग्जिबिट हो चुका है, बट इट वाज पार्ट ऑफ कॉस्मिक ट्राइब, जो मेरा एक इनिशिएटिव है. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, अब कुछ बात हो जाए आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे वैसे आर्ट में जिद्दत आती जा रही है और नया जो आर्ट है उसकी इकसाम से रोशनास हो रहे हैं हम, और ख़ास तौर पर नई नस्ल आर्ट में इन चीज़ों का इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है इस्तेमाल कर रही है, जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा. और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो वो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे शाहकार बना रही हैं कि देखने वालों की हैरत गुम हो जाए. और वो उसके साथ साथ लाइट पोल्यूशन के हवाले से भी आवाज़ उठा रही है. विजुअल आर्ट है क्या और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं. हमारे साथ इस वक्त स्काइप में मौजूद हैं आयशा मुबारक अली है, जो एक फाइन आर्टिस्ट है, विजुअल आर्टिस्ट है और फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ डिजिटल मीडियम में भी काम कर रही हैं. आयशा, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू जागो लाहौर. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आयशा, आयशा सबसे पहले तो हमें बताइए, आप विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, देन आप फाइन आर्टिस्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, एक साथ इतने काम कैसे कर लेती हैं आप? जी, सबसे पहले तो ये डिफरेंट काम नहीं है, ये एक ही काम है, क्योंकि क्रिएटिव काम जो भी होता है ना उसका थॉट प्रोसेस होता है पीछे, और वो कोई ना कोई मीडियम मांगता है जिसमें आप उसको ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है, तो फैशन डिजाइन हो गया, चाहे वो विजुअल आर्ट हो गया, चाहे वो डिजिटल आर्ट हो गया, ये सारे जो हैं उसके आउटपुट्स हैं. ठीक है, तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ उसमें काफी दफा होता है कि चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी अंदाज में देखना पड़ता है, और काफ़ी दफ़ा होता है क्योंकि मेरा थीम ज़्यादातर फैशन होता है, मैं मीडिया कल्चर और बॉडी इमेज के ऊपर क्योंकि बात करती हूँ, तो फैशन एक नेचुरल सी बात है कि मैं उसके ऊपर एज अ मीडियम उसको एक्सप्रेस करती हूँ. तो इसी वजह से 2-3 मीडियम्स मेरे काम में आपको नजर आते हैं. मतलब जितने भी मीडियम्स आप पे आप काम कर रही हैं वो एक ही कैटेगरी के, वो मुख्तलिफ नहीं है, तो इसलिए आपको आसानी हो जाती है उन पर काम करते हुए. जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो जैसे आप फ्यूजन आर्ट क्या होता है हमें इसके हवाले से बताइएगा, इसमें कौन कौन से आर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब अगर जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली फ्यूजन आर्ट किसको कहते हैं. फ्यूजन आर्ट देखें, अभी एक वो टर्म है जो अभी इतनी आम हुई नहीं है, बिकॉज जो हमारे यहाँ जो आर्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है दैट इज मोर टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल आर्ट्स, राइट. तो जो फ्यूजन आर्ट है वो एक तरह से एडवांस्ड फॉर्म है आर्ट की, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और इसको आप दूसरे लफ्जों में इसको न्यू मीडिया आर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मोर देन वन टेक्नोलॉजी को विजुअल मीडियम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं. तो इन शॉर्ट फ्यूजन आर्ट इज फ्यूजन ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन, मोर देन वन technologies, more than one
स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये इसका अच्छा, तो आयशा कब से आपको ख्याल आया कि आपने जो है ये विजुअल आर्टिस्ट बनना है, और कब से ये इसके हवाले से आप काम कर रही हैं? देखिए, विजुअल आर्ट तो मैं खैर मैं जब से ग्रेजुएट हुई हूँ, मेरी डिग्री भी फाइन आर्ट्स में थी, ट्रेडिशनल आर्ट्स की है मैंने IVS से, और उससे पहले मैं एक प्री मेडिकल स्टूडेंट थी। तो हमेशा से एक अंदर वो एक शौक था कि मुझे डायग्राम्स और वो मेडिकल की वो डायग्राम्स होती हैं वो बनाने का शौक था। सो आई ऑलवेज न्यू कि दिस विल बी माई जर्नी। तो जब मैंने सीख लिया ट्रेडिशनल आर्ट, तो मुझे लगा कि अब आर्ट को, पाकिस्तान को क्योंकि रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, तो इसको डिजिटली भी हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनली तो चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। बिल्कुल। तो इसी वजह से बस आई जस्ट केप्ट ऑन इट। तो फिर कैसे, मतलब घर वालों को कैसे फिर आपने जो है वो कन्विंस किया? मतलब मेडिकल के स्टूडेंट होते हुए फिर आपने कहा कि मैंने अपनी डिग्री स्विच करनी है। आसान था? आसान इस सेंस में था क्योंकि पेरेंट्स की मुझे पूरी सपोर्ट थी, और जब मैं यूनिवर्सिटीज का फैसला कर रही थी, अभी मैं प्री मेडिकल में थी, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि आई जस्ट वांट टू डू समथिंग, यू नो। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिसने अमीर और गरीब सभी को परेशान कर रखा है। वो मसला है महंगाई का। महंगाई के मुसलसल वार इस वक्त जारी हैं, और फल, सब्जियां, दालें, घी, अशिया खुर्दनोश बदस्तूर महंगाई ट्रेन पर सवार हैं, और बेशतर अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ब्रॉयलर चिकन की अगर बात की जाए तो ब्रॉयलर की कीमत 360 रुपए तक पहुंच चुकी है, और अभी भी कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी निर्खनामों में इजाफा अपनी जगह, गिरा फरोशों ने अवाम का जीना जो है वो मुखाल कर रखा है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं हमें नजर नहीं आती। और हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत महंगाई के इस बेकाबू जिन के सामने बेबस नजर आ रही है। महंगाई का जिन क्यों इतना बेकाबू होता जा रहा है, हुकूमत क्यों इतनी बेबस दिखाई दे रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं अब्दुल कादिर हैं। अब्दुल कादिर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अब्दुल कादिर, महंगाई लाहौर का एक बड़ा मसला बन चुका है। रोज़ हम इस पे बात भी करते हैं, आप हमें अपडेट भी करते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वक्त जो है मार्केट में क्या सूरत हाल है महंगाई की? कौन कौन सी चीज़ों में है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? अच्छा, इस तरह है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो मार्केट कमेटी है या हुकूमत जो है या इंतज़ामिया जो है वो सब्जियों के, फलों के और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जारी करते हैं। और इस जो इन कीमतों के तयन का जो एक निज़ाम है उसमें यह है कि डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को बहाना बनाकर ही चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। और जब अगर डिमांड ज़्यादा है और अशिया ज़रूरिया जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया है, जिसमें सब्जियां हैं, घी है, दालें हैं, चीनी है, आटा है, अगर इसकी रसद जो है वो कम हो रही है तो ये भी इंतज़ामिया ने ही उसे जो है वो गैप को फिल करना है। इंतज़ामिया का जो इस वक्त जो इंतज़ामिया का बुनियादी काम रह चुका है वो ये है कि जी अगर घी, चीनी, आटा, दालें, सब्जियां वगैरह मार्केट में खपत के मुकाबले में कम आ रही हैं तो उसको बढ़ाने की बजाय सिर्फ एक कीमतों का तयन कर दिया जाता है। यही ब्रायलर जो है वो आज से 2 माह पहले 200 से 225 रुपये में मिलता था, अब जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और बहाना यही है, उज़र यही है कि डिमांड एंड सप्लाई है। जी ब्रायलर की जब डिमांड ज़्यादा होती है या सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखना भी तो इंतज़ामिया का काम है, लेकिन ये नहीं रखा जा रहा। और इसी के साथ जो दालों की कीमतें हैं, दालें तकरीबन 80% हमारी दालें जो हैं वो बाहर से दरामद की जाती हैं, और दरामदी दालें होने की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ये भी एक इंतज़ामिया की जानिब से उज़र पेश किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान जो है इसकी इकॉनमी जो मईशत है वो ज़रई मईशत है, लेकिन ज़राअत में आटा जो है वो महंगा हो चुका हुआ है, चीनी जो है जो वो महंगी हो चुकी हुई है, घी महंगा हो चुका है, खुर्दनी तेल महंगा, हर चीज़ की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो चुका है। और जैसे ही अब मौसम में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली हुई है, हवा में खुनकी है और इसमें ठंडक है, तो अब फार्मी अंडों की कीमतें हमें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये फार्मी अंडे की कीमतें 160 रुपये फ़ी दर्जन तक इस वक्त मार्केट में पहुंच चुकी हुई हैं। ये सिर्फ सरकार के नरकनामे, और जो मार्केट की एक्चुअल सूरत हाल ये है कि जो म्यारी अंडा है वो तकरीबन 180 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। 160 रुपये का जो अंडा है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है। और इसी के साथ
जो पाकिस्तान पोल्ट्री है एसोसिएशन है, उनकी जानिब से ये जो है वो एक मौक़िफ़ दिया जाता है कि क्योंकि पैदावारी लागत जो है वो बढ़ चुकी हुई है, फीड की कीमतों में इजाफा हो चुका है, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका हुआ है, उस वजह से ये सारा बोझ जो है वो आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन अब्दुल कादिर, हम देखते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों का एक मैकेनिज्म है जो बनाया गया है, तो क्या आपको वो नजर आती हैं कमेटियां फाल हैं, काम कर रही हैं मार्केट में? अच्छा, इसमें मुनीबा ये है कि जो मार्केट की कंट्रोल करने के लिए, कीमतों को और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनका सिर्फ इतना रोल है कि वो जुर्माने, गिरफ्तारियां और मुकदमात का इंदराज कर सकती हैं। जुर्माने, गिरफ्तारियां और मुकदमात से आम सारिफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर एक दुकानदार, परचून दुकानदार, उसे 10,000 रुपया जुर्माना कर दिया जाता है जी कि आप चीनी जो है वो महंगी बेच रहे हैं, तो वो 10,000 रुपया कहीं से अदा नहीं करेगा, वो दोबारा सार्फिन से ही लेके जो है वो अपनी उस नुकसान को पूरा करेगा। असल चीज़ फिर वही है कि मार्केट की जो सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है। इस वक्त तक तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को या इंतज़ामिया, जो ज़िला इंतज़ामिया जो मुकामी मार्केट्स को देखती हैं, उनके पास ऐसा कोई फिगर होगा जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि रोज़ाना कितनी मुर्गी चाहिए लाहौर को, रोज़ाना टमाटर कितने किलो चाहिए, अच्छा, या कितने मन चाहिए। मतलब एक मैकेनिज्म या एक वो प्लान नहीं बनाया जाता जिसके नहीं, सिर्फ एक ऑटो सिस्टम पे रखा हुआ है जी, आज टमाटर की कीमत जो है क्योंकि थोड़ा आया, चलें 5 रुपए बढ़ा दें। ठीक है अब्दुल कादिर, आपके साथ भी मजीद बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया अब्दुल करीम भट्टी साहब हैं, रीजनल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है और जो ब्रॉयलर है उसकी कीमतें भी हम देखते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुन रहा था ये महंगाई का जो है आपके ज़हन में बात के लिए, महंगाई की वजह से कंट्रोल नहीं हो रही। बेसिकली ये है कि अगर महंगाई को कंट्रोल हमने किसी थानेदार के लिए या डीसी साहब के लिए करना है, तो दुनिया ने इस तरह महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। ये हमेशा ये ऐसी कंट्रोल है जो कि काम खराब करता है। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीजें, जैसे आपने सब्जियों का नाम लिया या फ्रूट का नाम लिया या चिकन का नाम लिया, ये सारी प्रोडक्ट्स मार्केट सप्लाई डिमांड के फिनोमेना के तहत गवर्न होती हैं। हमें जब तक इस मार्केट सप्लाई डिमांड का फिनोमेना नहीं समझा जाएगा ना, तो किसी बेचारे दुकानदार को जुर्माना करके या किसी दुकानदार को हम वो परेशान करके सिर्फ डिस्करेज करेंगे हर किस्म की चीज को, बजाय इसके कि हम इससे कोई अच्छी बात निकले। इससे हमेशा वो प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा और ये महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये दुनिया ने इस तरीके से महंगाई कंट्रोल नहीं की कि दुकानदार के जाके चालान कर लें और उसको कहें कि इसको सस्ता बेचो। ये मार्केट सप्लाई डिमांड है। जिस तरह चिकन के बारे में आप कहते हो कि कीमत बढ़ गई है, लेकिन डायलेमा ये है कि एक तरफ तो फार्मर जो है उसका गुजारा नहीं हो रहा इस रेट पे। अच्छा। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम आ रहा है कि जी सारस का ख्याल है कि मुर्गी बहुत महंगी हो गई है। हम अपने ज़हन में वो मुर्गी का रेट रेफरेंस रखते हैं जिस मुर्गी का रेट के ऊपर फार्मर को बेताशा नुकसान हुआ था। वी मस्ट रियलाइज कि ये फूड आर्टिकल जितने भी हैं पेरिशेबल, एट टाइम्स इनकी कीमत जो है उनकी लागत से कम होती है जिसमें बिक रहे होते हैं। उस प्राइस को अगर हम रेफरेंस रख लें तो हमको लामहला एक मुनासिब कीमत जो है वो बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है। हकीकत ये होती है कि ये रेट ऐसा है जिसमें फार्मर अब भी सोच में पड़ा हुआ है कि आया उसका काम होगा कि नहीं होगा। पिछले 3 साल में 4 साल में डबल हो गई है इनपुट कॉस्ट हर चीज की। और इस वक्त जो हमें ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि आइंदा साल में 2022 के दौरान कहीं हमें फूड सिक्योरिटी का इशू तो नहीं आ रहा, कहीं हमें ये तो नहीं होगा इशू के जी हम फूड अवेलेबिलिटी का मसला होगा, ना कि फूड की कीमत का मसला होगा। तो सर, क्या आप लोगों ने ये सारे जितने भी आपने हमें नुकात बताए हैं इस हवाले से कोई इंतजामिया से या हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बातचीत नहीं हुई आपकी? ये सबसे बात होती है। सब लोग लोग एक्सप्लॉइट होते हैं महंगाई के, क्योंकि ज़्यादा मीडिया में महंगाई का बहुत चर्चा होता है, लोगों में होता है। लोग इसको सच समझते हैं कि ये महंगाई लोगों ने की हुई है। महंगाई सप्लाई डिमांड की वजह, डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम होती है तब महंगाई होती है। ये नहीं होता कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो मैं अच्छा रेट दे सकता, कभी भी रेट नहीं मिल सकता अच्छा। तो इसलिए इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस फिनोमेना को समझने की ज्यादा जरूरत है।
चाहे जाए कि आप डीसी साहब को या किसी थानेदार साहब को कहो कि महंगाई जाके कंट्रोल करो, वो तो काम खराब कर देगा। दुनिया ने किसी ने भी महंगाई इस तरह कंट्रोल नहीं की। और पेरिशेबल चीजों की महंगाई उसकी सप्लाई डिमांड गवर्न करती है। वो बिल्कुल कोई बंदा अपने लेवल पे अपने फायदे नुकसान में उसको नहीं कंट्रोल कर सकता। तो इसलिए हमें जब डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, जब आपका जो है इनपुट्स एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, और एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फूड प्रोडक्शन जो पाकिस्तान में हो रही है, स्पेशली पोल्ट्री, उसमें 70% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। हम इम्पोर्ट करके उस पे जब उसके ऊपर टैक्स और ड्यूटीज लगा दी जाती है ना, तो उससे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब ये हमें भी फैसला करना पड़ेगा जी कि अगर मटन जो है, गोश्त है, वो अगर 1600 रुपए किलो है, और अगर वो बीफ 900 रुपए किलो है, तो चिकन भी इसी तरह एक गोश्त है जो कि पैदा होता है, तो इसको कितना उससे सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, एक कंपैरिजन भी बनाना चाहिए ना। एक स्वीपिंग स्टेटमेट है, मुर्गी महंगी हो गई या उसको पर लग गए, उससे तो सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल कादिर, आपने भी गुफ्तगू सुनी है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि इन्होंने कहा है कि जो खाम माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो सारा इंपोर्ट होता है बाहर से, उसमें तकरीबन 80% जो है वो इंपोर्ट होता है। दुनिया में अगर महंगाई इस तरह कंट्रोल नहीं होती, तो दुनिया में जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन या पाकिस्तान की जो पोल्ट्री सेक्टर है, वो भी दुनिया के साथ नहीं चल रहा है। दुनिया में हमेशा सेक्टर्स जो हैं वो अपने खाम माल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ताकि कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, पोल्ट्री डीलर्स को, ट्रेडर्स को डील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी एक भी रॉ मटेरियल के ऊपर इन्होंने कोई रिसर्च की हो कि सोयाबीन यहाँ पे जो है उसकी पैदावार की जा सके। अच्छा। क्योंकि और होता यह है कि जब हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट या दरामद पे पाबंदी लगाई जाती है या टैक्सेस या ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ अल्टीमेटली जो है वो सारिफ अदा करता है, उस सेक्टर के लोग अदा नहीं करते। अगर जीएसटी जो है वो 16% या 17% तक पहुंच चुकी हुई है, खाम माल के ऊपर ड्यूटीज़ मुख्तलिफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है बढ़ गई है, तकरीबन 30 से 35% तक ड्यूटीज़ है, तो ये 35% तक ड्यूटीज़ जो है वो सारिफ अदा कर रहा है, उसी को ये चीजें महंगी मिल रही हैं, उससे चीजें जो है वो कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही। इसका हल भी सर से ही पूछ लेते हैं कि इनके दिमाग में क्या है। सर आप क्या कहेंगे, क्या हल लगता है आपको इसका? देखिए, पोल्ट्री हैज कम अ लॉन्ग वे। पोल्ट्री की अगर आप हिस्टोरिक प्राइसेस देखें तो मटन, बीफ और इवन गंदम से के मुकाबले में आधी प्राइस पोल्ट्री की बढ़ी है। इसकी मेन वजह यह है कि पोल्ट्री हम हर आने वाले टाइम में जरा एफिशिएंट हो जाती है, और इस एफिशिएंट करने में पोल्ट्री सेक्टर का ही हाथ है इसका, और उसकी जेनेटिक्स का हाथ है। तो ये जो जहाँ तक है ना जी रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमारे पास ना जलाने वाला तेल अवेलेबल है, ना खाने वाला तेल अवेलेबल है। खाने वाला तेल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो कॉर्न जो है पाकिस्तान की 5th क्रॉप बन गई है, तो पोल्ट्री की वजह से बनी है ना। कॉर्न लगी है, पोल्ट्री ने उसको कीमत दी है, और उसकी वजह से वो उसकी प्राइस आ गई आपके पास, 5th क्रॉप बन गई है। तो ये रॉ मटेरियल जो है ना, बेसिकली इनके ऊपर अगर ड्यूटीज गवर्नमेंट लगाएगी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। रॉ मटेरियल पर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, उस पर टैक्स ड्यूटी होगी तो स्वाय महंगाई कि उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, अब्दुल करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, रीजनल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे महंगाई के तूफान के हवाले से कि जिनको काबू में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है ये हमारा इंस्पायरिंग वुमेन के, और जिसमें हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत बेटियों से करवाते हैं जो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रही होती हैं। और आज हम आपकी मुलाकात जिस मेहमान से करवाने जा रहे हैं, उन्होंने कई एजाज़ात जो है अपने नाम कर रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत दुनिया भर के ममालिक से सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, लेकिन
गुज़श्ता सालों से पाकिस्तान की पुलिस ने इस मिशन में शिरकत नहीं की थी और 9 साल के बाद इस साल पाकिस्तान पुलिस ने UN मिशन में शिरकत की और ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से लेडी ट्रैफिक वार्डन सलमा अब्दुल गनी का इंतखाब किया गया और इस तरह सलमा को UN मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली ट्रैफिक वार्डन होने का एजाज हासिल हुआ और उन्होंने सूडान में अपनी खिदमात भी सरअंजाम दी और इसके साथ साथ उन्हें पाकिस्तान की पहली PhD स्कॉलर ट्रैफिक वार्डन होने का भी एजाज हासिल है। उनका ये सफ़र कैसा रहा ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमा अब्दुल गनी है, PhD स्कॉलर भी हैं और ट्रैफिक वार्डन भी हैं। सलमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सलमा, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक है, आपने ये एजाज़ात अपने नाम किए हैं और हासिल भी किए हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं जब आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, उसकी नुमाइंदगी कर रही थी? डेफिनेटली ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक बहुत एजाज़ की बात है, बड़े प्राउड की बात है कि वो बैरून मुल्क या UN पीस कीपिंग मिशन में एज एम्बेसडर वो अपने कंट्री को प्रेजेंट करे। इसी तरह से मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात थी कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही थी और फीलिंग वहाँ जाके इंसान को ये पता चलता है कि आपकी और आपकी कंट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अच्छा, व्हेन यू प्रेजेंट देयर, व्हेन यू वर्क देयर, व्हेन यू शो योर एटीट्यूड, देन द पीपल नोज how is your country and how the people are there. वो एक बड़ा मतलब I cannot explain in words but I tried कि उस वक़्त इंसान को पता चलता है कि जो उसकी एफिलिएशन उसकी कंट्री के साथ वो कितनी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, हाँ। जब आप पाकिस्तान का फ्लैग लगा के वहाँ पे प्राउड के साथ जो है ना वो कंधे ऊंचे करके चलते हैं तो डेफिनेटली एवरीवन नोज शी इज पाकिस्तान। तो कैसा मिशन आपका क्या था वहाँ पर और क्या क्या आपने जो है खिदमत सरअंजाम दी? UNO आपको पता है ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है, तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ मिशन जो है वो जो है कंटिन्यू किए जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये पीस कीपिंग मिशन भी UNO का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो है ना मुख्तलिफ ममालिक से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ की आर्मीज़, FPUs और पुलिस जो है उनको कॉल किया जाता है ताकि वो आके वहाँ पे पीस को मेंटेन कर सकें, जो वहाँ पे रेबल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें और जो वहाँ पे रहायशी हैं लोग हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। तो इसी तरह से पाकिस्तान को भी जो है वो 9 साल बाद, पहले लोग जा रहे थे लेकिन स्टक ऑफ हो गया 9 इयर्स बिफोर। आफ्टर 9 इयर्स ये सिलसिला एक दफ़ा फिर से स्टार्ट हुआ और हम लोग जो है वो पहले 9 साल बाद पहला जो हमारा टीम थी 28 लोगों की वो गई जिसमें लेडी ट्रैफिक वार्डन में थी। आप अकेली थी उसमें? मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से मैं अकेली खातून। तो इसमें और कौन कौन से ममालिक के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे और उनसे कैसे कोऑर्डिनेट? पूरी दुनिया से लोग होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज थी जी। इसके अलावा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, फिनलैंड से थे, ऑस्ट्रेलिया से, फिर कॉन्गो से पॉलिश थे वहाँ पे, नेपाल, एशियन कंट्रीज़, चाइनीज़, जापानीज़, तमाम कंट्रीज़ के लोग जो है वहाँ पे वर्किंग करते हैं। तो ये इस फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने सलमा कि मुझे ट्रैफिक वार्डन बनना है, और क्या ये सफ़र हमें बताइए अपनी कहानी। I was in university, I was doing MSc Sports Sciences from पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो सीट्स आई, हम सब फ्रेंड्स ने अप्लाई किया, तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे भी ये एजाज़ दिया। इस वक्त को अल्लाह ताला ने दिखाना था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 15 साल पहले ये सारा अरेंज किया कि मैं इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में सर्व किया और लर्न किया और अपने आप को प्रेजेंट किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और तमाम मेरे जो ऑफिसर्स हैं, सीटो साहिबान हैं जो 2006 से लेके अब तक हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी जो मैंने वर्किंग की और उनकी शफ़क़त का जो हाथ मेरे सर पर रहा, उसकी वजह से मैंने बहुत ग्रूम किया, ग्रो किया और लर्न किया, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। लेकिन ये अमूमन कहा जाता है कि मेल डोमिनेटेड शोबा है, इसमें ज़्यादातर हम लोग मेल वार्डन्स ही देखते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स। लेकिन आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी भी हो रही है और एक उम्मीद भी जागी है कि अब हर शोबे में हम लोग ख़वातीन को देख रहे हैं कि वो आ रही हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपको फेस करना पड़ा वहाँ पर रहते हुए?
चैलेंजेस वहाँ रहते हुए तो तकरीबन सबसे ज़्यादा बैरियर जो होता है वो लैंग्वेज बैरियर भी होता है, सबसे बड़ा बैरियर जो है, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, एशियन में भी वीक पाई जाती है लेकिन फिर भी वो बोल लेते हैं। अच्छा। फिर प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो बस मैं एक दो वर्ड्स आपको कॉल करके बता देती हूँ। जैसे हम दैट कहते हैं वो दा कहते हैं। ओके। डा डा। अच्छा। फिर इसी तरह से हम मैन कहते हैं वो मान कहते हैं, मान। मतलब प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इंसान सर्व कर रहा होता है तो आफ्टर 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स वो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकंड वहाँ पर जो मुश्किलात थी वो खुराक के हवाले से, वहाँ की और यहाँ की खुराक का आपको पता ही है, बड़ा डिफरेंस होता है। हर जगह पे अपने अपने एक तौर तरीके होते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे अपना एक उनका कल्चर है फूड का। तो लेकिन वहाँ पर हमारे एशियन रेस्टोरेंट्स भी थे जहाँ से हम फूड ले सकते थे, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते थे कि हम खुद किचन का जो है खुद ही पकाएं और खुद ही खाएं। लेकिन यहाँ पर जब आपने जॉब करना शुरू की पाकिस्तान में इस फील्ड में, तो यहाँ पर कौन कौन से मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा या सब सपोर्टिव थे बहुत? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी फील्ड है उसमें जब फीमेल फर्स्ट टाइम आती हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ट्रैफिक फोर्स ऐसी फोर्स थी जिसमें फर्स्ट टाइम लेडीज़ जो हैं वो अपॉइंट हुई थी। अच्छा। और वो भी बड़ी तादाद में, हम 150 फीमेल थी जो अपॉइंट हुई थी फर्स्ट टाइम 2006 में। तो आफ्टर ट्रेनिंग आई वाज द फर्स्ट लेडी वार्डन जो एज ए बाइक राइडर अपॉइंट हुई थी। ओके। 2007 में। अच्छा। वसीम सियाल साहब हमारे फर्स्ट सीटीओ थे, तो उन्होंने मेरी ये अपॉइंटमेंट, मैंने खुद कहा था कि मैं बाइक राइडर ड्यूटी करना चाहती हूँ। तो तब तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हाँ जी बिल्कुल, तब लोग बड़े जो है ना शॉकिंग आइज से मुझे देखते थे, शीज लेडी शीज लेडी। वो भी एक मेरे लिए टारगेट था, वो भी एक मेरे लिए प्रॉब्लम थी जिसको मैं फेस किया, हर्डल भी थी। फिर आपको पता है हम तमाम लेडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एरियाज से आई हुई हैं, तो एरिया वाइज भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है हम लेडीज़ को। तो फिर लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं होते। जब ड्यूटी लगती है रोड पे, तो रोड पे भी आपको पता है कि जो मेल हजरात हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन अफसरान बाला की जो है ना वो शफ़क़त की वजह से, उनके पूरे प्रोटोकॉल की वजह से जो वो लेडीज़ को देते हैं, उसकी वजह से हमें ये ड्यूटी आसान हो जाती है। और दूसरा मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि अक्सर जो मेल वार्डन्स हैं ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, हमें इशारों पे नज़र आ रहे होते हैं कि किस तरह मैनेज करते हैं। फीमेल जो वार्डन्स होती हैं वो क्या, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? फीमेल ज़्यादातर ऑफिस में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अच्छा। लेकिन हर दौर में जो भी सीटीओ साहब आते रहे हैं उन्होंने बाइक का ज़रूर लेडीज़ का रखा, एक बाइक स्क्वाड चलता रहा कॉन्टीन्यूसली। मैं भी उसी का हिस्सा रही मुसलसल, और अभी जाने से पहले भी मैं एज ए बाइक राइडर ही ड्यूटी कर रही थी गुलबर्ग में। अच्छा जी, तो अभी भी जो है वो एक बाइक स्क्वाड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक वो भी जो है ना वो मंजर आम तक आ जाएगा। रैली ख़वातीन की जब चलती है तो तब भी आपने देखा होगा कि बाइक पे जो है वो लेडीज़ को रैली चलाई जाती है हमारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। ठीक है, ताकि लोगों को नो हाउ आए, नॉलेज हो सके कि लेडीज़ आर नॉट फॉर किचन, दे कैन ऑल्सो सर्व लाइक अ मेल। बिल्कुल ऐसे ही है, और मर्दों के साथ वो जाकर काम कर सकती हैं, अपनी पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व कर सकती हैं, और ये उसकी जीती जाती जो मिसाल है उनसे हमने आपको मिलवाया है। सलमा अब्दुल गनी हमारे साथ मौजूद थी, लेडी वार्डन है। सलमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ऐसे ही आप काम करती रहें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी